दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी की पूरी साख बिहार में क्या तेजस्वी यादव के पीछे चलेगी? जो क्रेडिबिलिटी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद से बनाई और इस देश के भीतर पहली बार मंडल की राजनीति से आगे निकलकर मंडल 2 की परिस्थिति ने इस देश में पिछड़ों और दलितों को सिस्टम में भागीदारी कैसे हो, इस सवाल से जोड़ दिया। क्या वो पूरी की पूरी लकीर जो है बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव के पीछे चल सकती है? या फिर इस दौर में कांग्रेस ने पहली बार महसूस किया जब राष्ट्रीय तौर पर राहुल गांधी की लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने लगी है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी पहचान राहुल गांधी की बन रही है, और ऐसे में चुनाव दर चुनाव हारने के बावजूद जब सवाल पहली बार इलेक्शन कमीशन को लेकर राहुल गांधी ने ही उठाया है, तो क्या बिहार में कांग्रेस का रास्ता कुछ अलग नहीं होना चाहिए? गठबंधन की राजनीति अपनी जगह है, महागठबंधन की सोच अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस की अपनी राजनीतिक जमीन कहां पर है? और शायद 2022 के बाद से जिन परिस्थितियों में कांग्रेस लगातार राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी की अगुवाई में मंथन कर रही है, असर उसी का है। कल शाम बैरंग लौटना पड़ा तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव ने लंबी बैठक केसी वेणुगोपाल के साथ की। बिहार को लेकर जो नवनियुक्त वहां पर सौदेबाजी राजनीतिक तौर पर करने के लिए मौजूद नेताओं की फहरिस्त है, उनसे भी मुलाकात हुई, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और कहें राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हुई। कल्पना के परे है। 2 से 3 दिनों का वक्त बचा है जब बिहार की 121 सीटों के लिए नामांकन दाखिल करना होगा, और अब यह तय हो गया कि अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों मिल बैठकर एक साथ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं। तो सवाल सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस एक साथ ना होने का है, या उसके पीछे पहली बार कांग्रेस को यह लगने लगा है कि उसकी अपनी बनाई हुई राजनीतिक जमीन जो पूरे देश में बनी है और उसमें बिहार कितना प्रभावित रहा है, यह वोट चोरी यात्रा के वक्त में खुलकर नजर आ गया। बड़ी तादाद में युवा लगातार शिफ्ट होते हुए नजर आए, कांग्रेस की रैली के साथ जुड़ते हुए नजर आए। हर मुद्दे पर कांग्रेस सड़क पर नजर आई, चाहे वह बीपीएससी की परीक्षा में पेपर लीक होने का मामला हो या फिर बेरोजगार युवाओं की फहरिस्त हो। राहुल गांधी तो बिहार के और पटना के भीतर जाकर बेरोजगार युवाओं और लड़कों के साथ भी बैठे, लेकिन राजनीतिक सफलता क्यों नहीं मिलती और राजनीतिक सफलता के लिए कांग्रेस कोई राजनीतिक प्रयोग क्यों नहीं करती है, यह सवाल संयोग से इस चुनाव में बड़ा हो चला है, और उसकी वजह भी बहुत साफ है। बिहार की राजनीति में एक धुरी पर बीजेपी खड़ी है, दूसरी धुरी पर मंडल की राजनीति खड़ी है। मंडल की राजनीति को सहेजे हुए लालू यादव की राजनीति और कभी इधर कभी उधर करते हुए नीतीश कुमार की राजनीति रही है, और इन सब के बीच तीसरा ध्रुव पहली बार 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर के जरिए उभर कर आया है, जो बिल्कुल एक नई लकीर जाति और धर्म से हटकर बिहार के विकास, बिहार की बेरोजगारी, उसकी मुफलिसी, कहीं उससे ज्यादा निशाने पर वह बीजेपी को यह कहकर ले रहे हैं कि आप डबल इंजन हैं, आप यहां पर अपने चेहरों के आश्रय वोट मांग रहे हैं, और बीजेपी के लिए चेहरा तो नरेंद्र मोदी का है, तो क्यों नहीं सीधे नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया जाए। भाषण जिस रूप में अब प्रशांत किशोर का हो रहा है, कमोवेश उसी तर्ज पर राहुल गांधी ने इस देश में अलग अलग मुद्दों के दायरे में किसी दूसरे को नहीं बल्कि निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही लिया। वो अडानी अंबानी का मामला हो, वो कॉरपोरेट के हवाले सब कुछ करना हो, वह इस देश में पिछड़ों का सवाल हो, दलितों का सवाल हो, अल्पसंख्यकों का सवाल हो, इस देश के भीतर की अर्थव्यवस्था का सवाल हो, तमाम मुद्दों के दायरे में कटघरे में प्रधानमंत्री मोदी को खड़ा किया गया। सवाल सबसे बड़ा कांग्रेस के सामने इस वक्त दो ही है। पहला तो यही, राहुल गांधी
बिहार के चुनाव में कांग्रेस का चेहरा क्यों नहीं हो सकते हैं? यानी कांग्रेस अपनी राजनीति को साधने के लिए राहुल गांधी के चेहरे के आश्रय क्यों नहीं बढ़ सकती है? और इसके साथ साथ जो राजनीतिक तौर पर वोट आरजेडी को मिले या इससे पहले कांग्रेस को मिले, अगर उस फेरिस्त को भी समझें, वजह उसकी साफ नजर आने लगेगी कि क्यों आखिर इस महागठबंधन के भीतर गठबंधन रहते हुए भी राजनीति को बिल्कुल अलग चेहरा देने की कोशिश कांग्रेस क्यों कर रही है। अगर कांग्रेस का अपना राजनीतिक इतिहास देखिएगा तो 2005 में सदानंद सिंह कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, 6% वोट मिले थे, 9 विधायक चुनकर आए थे। 2010 में महबूब अली कैसर वह कांग्रेस की अगुवाई बिहार में कर रहे थे, 8.5% से कुछ कम वोट मिले थे और 4 विधायक चुनकर आए थे। 2015 अशोक चौधरी अगुवाई कर रहे थे, वही अशोक चौधरी जो इस वक्त नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। उस वक्त यानी 2015 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चुनाव में पहली बार लालू यादव और नीतीश एक साथ आए थे। कांग्रेस तीसरे बड़े सहयोगी के तौर पर साथ खड़ी थी और कांग्रेस को वोट तो मिले थे 6.7%, लेकिन उसने 27 एमएलए उसके जीत कर आए थे। और उस वक्त जितनी बड़ी तादाद में आरजेडी और जेडीयू ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, उसमें बीजेपी कहीं टिकी ही नहीं थी। परसेंट ऑफ वोट 24 जरूर हो गए थे, लेकिन टिकी नहीं थी। एमएलए नहीं जीत पाए थे उतने जो पिछली बार जीत गए। उस वक्त की तुलना में लगभग दुगने की स्थिति में पिछली बार बीजेपी आ गई क्योंकि नीतीश कुमार अब उनके साथ थे। लेकिन 2020 के चुनाव में कांग्रेस को मदन मोहन झा अगुवाई कर रहे थे, यानी 9.48 यानी 9.5% वोट मिले थे, 19 एमएलए जीत कर आए। इस चुनाव में सबसे बड़ी ताकत के तौर पर तेजस्वी नजर आए थे। यानी हमने 2 चीजें आपको दिखाई है, नाम दर नाम सदानंद सिंह, महबूब अली कैसर, अशोक चौधरी, मदन मोहन झा और आज की तारीख में राजेश कुमार है, दलित समुदाय से आते हैं। यानी राजनीति का चेहरा कैसे पलटा है उन सब के बीच। जब आप 2022 के बाद खड़े होंगे तो आपको लोकसभा चुनाव का परीक्षण भी करना होगा। 2024 के चुनाव में राहुल गांधी जिस आवाज को उठा रहे थे बिहार के भीतर, उसने सीधे तौर पर चोट की थी। वजह भी यही है कि 2019 में आरजेडी 0 थी, कांग्रेस 0 थी, सीपीआईएमएल 0 थी, लेकिन 2024 के चुनाव में एक झटके में कांग्रेस आगे बढ़ती है। कांग्रेस के आगे बढ़ने का मतलब है उसको 9.20 यानी 9.20% वोट मिलते हैं और उसके 3 एमपी चुनकर आते हैं। यही स्थिति तेजस्वी की होती है, उसके 4 एमपी चुनकर आते हैं। 22.14% यानी जो तेजस्वी बिहार के चुनाव में छत्रप के तौर पर, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर 2020 का चुनाव लड़ रहे थे, उस तुलना को अगर आप परखिएगा तो तेजस्वी की बड़ी जीत लोकसभा इलेक्शन में भी होती है जो 2019 में नहीं थी। कांग्रेस की भी जीत होती है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दा और राष्ट्रीय चेहरे के तौर पर एक तरफ मोदी थे, दूसरी तरफ राहुल गांधी थे। इसका लाभ सीपीआईएमएल को भी मिला था। सीपीआईएमएल 2 सीटों पर जीत गई थी और उसका वोट परसेंटेज तकरीबन 3% था, जो कि उससे पहले 1.25% के बीच में था और एक भी सीट नहीं जीत पाई थी 2019 में। यानी 2022 के बाद कांग्रेस को अब यह लगने लगा है कि हर चुनाव में अगर उसने राहुल गांधी को आगे नहीं किया, मैसेज यह नहीं दिया कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन को बनाना चाहती है, और चूंकि राजनीतिक जमीन को बनाने के साथ साथ 3-4 सवाल जो लगातार हैं, उसमें मंडल की राजनीति में नीतीश और लालू एक साथ निकले थे, दोनों एक साथ चले। 2005 में दोनों का रास्ता अलग अलग हुआ और इसीलिए लालू यादव मनमोहन सिंह की सरकार में थे, नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में थे। उस रास्ते के बाद की परिस्थितियों में पहली बार राहुल गांधी ने 2 रास्तों को चुना। बिहार की राजनीति उससे प्रभावित हुई। पहली, सीधे तौर पर निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी आरएसएस की नीतियों को लेकर निशाना साधा। दूसरा,
जिस मंडल की राजनीति के आश्रय जातिगत समीकरणों को बैठाया गया, उसको बिल्कुल नए क्लेवर के साथ राहुल गांधी ने यह कहकर रखा कि नीतीश कुमार का कास्ट सेंसर भी फ्रॉड है। यह कहकर रखा कि आप जातियों के हिसाब से वोट मत देखिए, जातियों को उस मुख्यधारा के सिस्टम में शामिल कीजिए। और यहीं से पहली बार इस चुनाव में इसीलिए समझौता हो नहीं पा रहा है क्योंकि कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन, अपने तेवर को परखने को तैयार है। जिन चीजों पे सहमति है उन चीजों को लेकर क्या है, उससे पहले हमें लगता है कि आज भी राहुल गांधी जब चंडीगढ़ पहुंचे और हरियाणा के जिस आईपीएस अधिकारी ने खुदकुशी की वह दलित समाज से आता है और दलित समाज को लेकर सीधे निशाने पर सिर्फ राज्य के मुख्यमंत्री ही नहीं, प्रधानमंत्री को भी राहुल गांधी ने यह कहकर निशाने पर लिया, आप तमाशा मत कीजिए। और दलित समाज का व्यक्ति किसी भी पद पर पहुंच जाए, लेकिन यह एक सामाजिक संघर्ष की एक ऐसी परिस्थिति समाज के भीतर चल रही है जिसको राजनीतिक आश्रय बीजेपी दे रही है। यह संकेत उन्होंने हरियाणा में जाकर दिए। एक क्षण के लिए सुनिए जरा। कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है और यह हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरा मैसेज है एज एलओपी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, आपने इन दो बेटियों को जो कमिटमेंट दिया है इसको आप पूरा कीजिए और जो इनका फ्यूनरल है, पापा का फ्यूनरल है, उसको होने दीजिए और यह तमाशा आप बंद करिए।